ब्लैक सी में यूक्रेन ने उतारे नेवल ड्रोन। नई नेवल ड्रोन फ्लीट तैयार कर रहा है यूक्रेन। नेवल ड्रोन फ्लीट से रूस पर बड़े हमले की तैयारी है। रूस को ब्लैक सी के रास्ते हमले की आशंका है और ब्लैक सी के रास्ते क्रीमिया पर हो सकता है हमला। ब्लैक सी फ्लीट को अपग्रेड करेगा रूस, क्योंकि यूक्रेन की जो तैयारी है उसको देखते हुए रूस भी अलर्ट मोड में है। और जिस तरह से खेरसोन में नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद से यूक्रेन की तरफ से बड़े बड़े दावे और बयान भी सामने आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि ब्लैक सी क्या युद्ध का नया क्षेत्र बनेगा? क्या काला सागर युद्ध की विभीषिका से लाल होने वाला है? इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन खेरसोन के बाद से लगातार यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं और यूक्रेन रूस को सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है। जल्दी से नजर डालते हैं ब्लैक सी में जो भी डेवलपमेंट होने वाले हैं उस पर। देखिए, लाल होगा काला सागर, यह आशंका बनी हुई है। तो यूक्रेनी सेना को नए कामिकाजी नेवल ड्रोन मिले हैं और उसके बाद से यह हौसले बुलंद है। ब्लैक सी में नेवल ड्रोन यूनिट तैयार कर रहा है यूक्रेन और ब्लैक सी के रास्ते क्रीमिया पर हमले की आशंका बनी हुई है। रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर कुछ दिन पहले यह हमला हुआ था और रूस का दावा है कि ड्रोन के जरिए यह हमला किया गया था। यूक्रेन नेवल ड्रोन से बड़ा हमला कर सकता है, इस बात की आशंका रूस को बनी हुई है और इसी वजह से रूस भी अपनी तैयारी कर रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा दे। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर संजय भारद्वाज, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ जुड़ेंगे और देखिए राजीव सरदाना, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोचर सर, सवाल आप ही से कि रूस के लिए क्या ये रियल थ्रेट है काला सागर में, या फिर खेरसोन के बाद ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में यूक्रेन का उत्साह दिख रहा है? देखिए, ये एक मैं पर्सपेक्टिव, इस चीज़ को पर्सपेक्टिव में लाना चाहता हूँ। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि खेरसन का विड्रॉल रशियन आर्मी की डिसीजन थी, ना कि यूक्रेन की सफलता या यूक्रेन आर्मी की सफलता। बिकॉज ऐसा कोई बैटल वहाँ पे नहीं हुआ है जिसमें रशियन आर्मी को मारा गया है या उसको विड्रॉल के लिए मजबूर किया गया है। सो लॉजिस्टिकली रशियन आर्मी ने रियलाइज़ किया था कि वो इस एरिया को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, स्पेशली अभी जो विंटर्स भी आ रही हैं, और इसीलिए ये एक प्लान्ड विड्रॉल, हम इसको फौज में बोलते हैं, प्लान्ड विड्रॉल था। बाद में वो रिग्रुप हो सकते हैं। और ट्रैप है कोचर साहब, आपको लगता है ये ट्रैप है पुतिन का? प्लान विड्रॉल पे भी ट्रैप लगता है? देखिए, प्लान विड्रॉल ट्रैप में इसलिए उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ बिकॉज खेरसन को हेविली माइंड कर रखा है। Exactly. जाने से पहले अगर हारी हुई फौज होती है तो वो I take your quote, sir. I'm sorry to butt in, but अगर ये ट्रैप है तो TV9 भारतवर्ष के पास उसको लेकर भी इनसाइड स्टोरी है। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सर जिस स्ट्रैटेजी पर रूस काम कर रहा है, स्पेक्यूलेशंस तो बहुत लगाए जा रहे हैं कि खेरसों में विड्रॉ के रीजंस क्या हैं। क्या ये मोबिलाइजेशन फेलियर का नतीजा है? क्या ये सबसे बड़ी वजह है कि रूस मान चुका है कि वो खेरसों में गवर्न नहीं कर सकता है? इन स्पेक्यूलेशंस पर भी आगे चर्चा करने से पहले आपको अब यूक्रेन के प्लान क्रीमिया के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बड़ा खुलासा हो चुका है जिसमें ब्लैक सी की खास तौर पर आज हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं। बड़ा इनपुट यही है कि ब्लैक सी के सहारे क्रीमिया पर यूक्रेन कब्जा करने की ये योजना बना रहा है। अब क्रीमिया को रूस की कमजोर नस भी माना जाता है और क्रीमिया को किसी भी कीमत पर पुतिन बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। अब क्रीमिया पुल पर पहले भी जिस तरीके से यूक्रेन हमला कर चुका है, उसके बाद जिस तरीके से पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से लिए गए एक्शंस, उसको लेकर तो एक एक जानकारी सामने आती है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने इस प्लान क्रीमिया को लेकर डिटेल इनपुट जानना भी इसलिए जरूरी, क्योंकि अगर ये पुतिन के सबसे करीबी क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का खामियाजा यूक्रेन पहले ही भुगत चुका है, तो क्या वो दोहराना चाहेगा ऐसी गलती? क्रीमिया पर अटैक करके क्या यूक्रेन एक बड़ी भूल करने वाला है? एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्रीमिया के रास्ते हमला, ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन रूस युद्ध के इन हालात के बीच। यहां सबसे पहले ये मैप देख लीजिए, कहां पर है यूक्रेन, इधर है, रूस इधर है। अब क्रीमिया ये आपको नजर आ रहा है। अब क्रीमिया पर क्या ये अटैक वाया ब्लैक सी होगा?
ब्लैक सी क्रूशियल क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जहां पर सबसे बड़े लिहाज से देखें तो ट्रेड एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है, और ये एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए यहां पर ट्रेड अभी तक तो आसानी से होता गया था, लेकिन हालात जो अभी बने हुए हैं वहां ब्लैक सी से क्रीमिया पर हमला मुमकिन कैसे है, इस पर चर्चा करने से पहले आपको एक और इंफॉर्मेशन यहां पर हम देना चाहेंगे, क्योंकि खासकर मोल्डोवा रोमानिया से मिलता है और इसको जो प्रोटेक्शन मिलता है उस लिहाज से ये कितना क्रूशियल है। अब क्रीमिया ब्रिज पर जो हमला हुआ था रूस का, इसी वजह से ये कनेक्टिविटी सोर्स टूट गया था, संपर्क टूट गया था। अब रूस के ब्लैक सी फ्लीट को मदद मिलना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, इस पर चर्चा करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां यूक्रेन का ये जो नेवल ड्रोन है, खासकर ब्लैक सी का ये जो वॉर जोन है, उसके तहत ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्टिकल अनक्रूड सरफेस बोट्स यहां पर हैं, लंबाई जिनकी बताई जाती है 5.5 मीटर और वजन 1000 किलो तक। हालांकि वॉरहेड की अगर बात करें तो 200 किलो की इसकी है और रेंज 1000 किलोमीटर तक इसकी जाती है। इन पोस्चरिंग की, इन प्लेसमेंट्स की ब्लैक सीमर क्या संकेत मिल रहे हैं इसको लेकर? क्योंकि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अब चंदा जमा कर नेवल ड्रोन बनाए गए हैं, और साथ ही यूनाइटेड 24 के जरिए ये फंड इकट्ठा करने की बड़ी कोशिश रही है। खासकर सेवास्टोपोल में रूसी फ्लीट पर हमले में ये शामिल रहे हैं, और 28 अक्टूबर को ही रूसी फ्लीट पर जिस तरीके से हमला हुआ था, 100 नेवल ड्रोन खरीदने का, उसी के तहत अब आगे जो टारगेट रखा गया है उसे कैसे अचीव किया जाएगा, एक्सपर्ट्स के साथ इस बारे में करना चाहेंगे चर्चा। और इस बीच हमारे साथ सरदाना सर है, राजीव सरदाना सर, क्या ये मुमकिन आपको लग रहा है जो हमने यहाँ पर दिखाया कि ब्लैक सी के जरिए क्रीमिया को टारगेट करना, इस ऑल्टरनेट सोर्स के जरिए क्रीमिया तक पहुंचने की यूक्रेन की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? मेरे हिसाब से यूक्रेन की ये जो कोशिश है और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये नेवल ड्रोन लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे कोई सफलता पाई जाएगी, क्योंकि जो रशियन नेवल फ्लीट है, चाहे उनकी सबमरीन आर्म हो चाहे उनकी सरफेस फ्लीट हो, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये जो नेवल ड्रोन है एक पुअर मैन्स वेपन है, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा खर्च नहीं लग रहा है, जो जहाज बनाने में लगता है, और ऊपर से अनमैन्ड है। लेकिन मुझे नहीं लगता इनसे कोई नेवल फ्लीट पर, रशिया की नेवल फ्लीट पर कोई फर्क पड़ेगा। सर इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, दो चीजें हैं जिससे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी कैसे डिनाई कर सकते हैं। नंबर वन कि रूस के सबसे बड़े वॉरशिप को यूक्रेन ने हिट किया था, डैमेज किया था। दूसरा कि क्रीमिया पुल को भी उसने हिट किया था, जो कि एक तरीके से बड़ा कनेक्टिविटी है, मतलब पुतिन के लिए वो एक बहुत बड़े मेडल की तरह था। तो पॉसिबिलिटी तो दिख रही है कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है। फिर आप किस ग्राउंड पे कह रहे हैं? देखिए, एक छोटे से अगर एक नहीं कर सकता, यदि एक ब्रिज पे अटैक हुआ, एक टेररिस्ट अटैक के तरीके से हुआ, और जो 24 घंटे में बराबर बन चुका था, और उसका कितना भारी नुकसान यूक्रेन ने झेला कि 83 मिसाइल्स दागी गई, तो सेम चीज यही होगी अगर ये ऐसा छुटपुट टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं जो उनकी रेगुलर नेवी के ऊपर, तो उनके ज़ेलेंस्की अपने देश के लिए और भारी नुकसान झेलेंगे। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना पर रूस का जोरदार अटैक सामने आया। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और एक गांव में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला बोला गया है। यूक्रेनी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। आर्टिलरी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान भी हुआ है, ये दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। तो अब जो नया एक जो जंग का अड्डा बन गया है वो ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के आसपास इसके इर्द-गिर्द जो गांव हैं वो है, और यहां पर हमला किया गया। अगली खबर, ओडिशा में यूक्रेनी सेना के लड़ाकू विमान का एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन में Su-24M बॉम्बर ने उड़ान भरी है और लेबेडेवका गांव के नजदीक लड़ाकू विमान से हमला किया गया। ओडिशा में मौजूद रूसी सैनिकों को निशाना बनाया गया है। तो लगातार रूस पर हमले भी जारी हैं। एक तरफ नई रणनीति, नए बैटल ग्राउंड को ओपन करने की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ अटैक भी लगातार जारी है। यानी कि यूक्रेन कहीं से भी ये दिखाना नहीं चाहता कि वो थोड़ा भी स्लो डाउन हुआ है। एक तरफ एग्रेसिव अप्रोच है, दूसरी तरफ नए बैटल ग्राउंड ओपन करने के कम से कम मैसेज तो दे ही रहा है। देखिए, द्वंद्व है। द्वंद्व क्या है? पहला द्वंद्व है कि रशिया एक मिलिट्री पावर है, हमको समझना चाहिए। खैरसोन से जो विड्रॉ किया है वो रशिया ने डिक्लेयर किया है कि हम खैरसोन से आ रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है।
ये एक विषय है। लेकिन जहाँ पे यूक्रेन एग्रेसिव हो रहा है कि हम ब्लैक सी में जाएंगे, उस पर कब्जा करना चाहेंगे, या क्रीमिया में भी आपको इक्वेशन देखना पड़ेगा कि वहाँ का जो सैनिक तंत्र है, जो वहाँ का जो सपोर्टेड पुतिन है, वो पुतिन के साथ खड़ा है। यूक्रेन को ये एज है कि नहीं, ये विड्रॉल नहीं, रूस ने किस कंडीशन में किया वो एक अलग विषय है, नहीं, लेकिन क्या इसका कोई एज है यूक्रेन अब लेकिन सवाल जो आ रहा है ना कि ये विड्रॉल रूस का जो हुआ है वो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है, क्योंकि जो पश्चिमी छोर है वहाँ पे फ्लड का भी एक खतरा बना हुआ है। आसानी से कैसे हार मान जाएगा के बीच रूस? इतनी आसानी से कैसे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं द्वंद यही तो कह रहा हूँ कि रूस इतनी आसानी से एक मिलिट्री पावर होते हुए कैसे विड्रॉ कर लेगा। यही तो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है, यही तो द्वंद है कि रूस यूक्रेन के पास में, हमारे पहले पैनलिस्ट ने भी कहा कि यूक्रेन के पास इतना बड़ा ब्लैक सी और क्रीमिया को लेकर प्लान क्या नीड ऑफ द आवर है? विंटर को देखते हुए क्या ये एक अलग स्ट्रैटेजी पर काम करने की कोशिश है? उस पर चर्चा करने से पहले बड़ी खबर सर, रूसी सेना का ग्रैड डिफेंस सिस्टम से हमले को लेकर बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी अब बनाया जा रहा है निशाना। साथ ही ग्रैड के जरिए ताबड़तोड़ रॉकेट भी किस तरीके से दागे गए हैं, एक एक तस्वीर आपके सामने। लुहांस्क के सुवत्सोवो इलाके पर अटैक किया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। लुहांस्क में यूक्रेनी फौज को क्या ये रोकने की कोशिश थी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि क्या ग्रैड से रुकेगा यूक्रेन का काफिला? ये एक अहम बात है, ग्रैड से रुकेगा यूक्रेन का काफिला। और यहाँ पर लुहांस्क वो एरिया है जो एक हस्ताक्षर करके पुतिन ने चार ऐसे जिले जो कि हथिया लिए, और उसके बाद से जंग और ज्यादा भीषण हो गई। अब लुहांस्क में जिस तरह से यूक्रेनी सेना पर अटैक हो रहे हैं और रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ये क्या बताते हैं? तो क्या जो काफिला है, यूक्रेनी काफिला, उसे ध्वस्त करेगा ये ग्रैड? आइए इसकी खासियतें समझते हैं कि जो रूस हमले बढ़ा रहा है वो किस तरह से बढ़ा रहा है। और 122 mm सेल्फ प्रोपेल्ड MLRS है ये ग्रैड, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए 122 mm सेल्फ प्रोपेल्ड MLRS मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे कहा जाता है। 1969 में सिनो सोवियत वॉर का हीरो साबित हुआ था ये ग्रैड। BM-21 लॉन्च व्हीकल और M-21 रॉकेट से मिलकर बना हुआ है ये ग्रैड। 40 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसकी खासियतें क्या हैं? क्यों आखिर रूस अपनी स्ट्रैटेजी में इसको बार बार इस्तेमाल करता है और कैसे वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी बता रहे हैं। एक साथ 30 रॉकेट दागे जा सकते हैं इस ग्रैड के जरिए। ग्रैड का मतलब ही नर्क होता है और इसी वजह से समझा जा रहा है। ब्रिगेडियर थापर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लगता है ये जो स्ट्रैटेजिकली वॉर को अंजाम दिया जा रहा है और उस एरिया में जो पहले से ही आपके कब्जे में है, जिसे कहा जा रहा है जो ग्रैड के जरिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स जो होते हैं, क्या इससे विभीषिका समझी जा सकती है युद्ध की कि ये बहुत ताकतवर है और इस पर कब्जा जमाना आसान भी होता होगा? देखिए, ग्रैड जो वेपन सिस्टम है बहुत ही घातक सिस्टम है। मैंने देखा हुआ है फायर होते हुए, और जब आप फायरिंग एंड पे खड़े हैं जहां से फायर हो रहा है, वहीं से डर लग जाता है अगर सारे के सारे रॉकेट इकट्ठे, और जहां गिरते हैं 1 बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये एक किसी अटैक को, आर्मर्ड अटैक से लेके इन्फेंट्री अटैक, किसी भी अटैक को तोड़ सकता है, किसी भी डिफेंसेस को तहस नहस कर सकता है अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड फायर किया जाए तो। ये बहुत घातक हथियार है। बाकी इसको किस एंगल से इस्तेमाल करते हैं, किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो देखना है। तो कितने रेंज नंबर्स जो होती है थापर साहब, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक साथ कई रॉकेट्स आप एक बार में दाग सकते हैं। जी हाँ, 30-40 रॉकेट एक साथ में, और वो सिर्फ एक वेपन सिस्टम से। अगर ज्यादा लगे हों तो और भी डाले जा सकते हैं, और एक जो आपने 30 रॉकेट बोला वो 1 बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर को बर्बाद कर सकते हैं। और अब हकीकत ये है कि सर अब बार बार ऐसे ही हमले करते हुए बाकायदा वीडियो भी जारी कर दिए जाते हैं। अगली बड़ी खबर भी यही है कि खार्किव के अब कई इलाकों पर जोरदार धमाके हुए हैं और पूर्वी हिस्से में धमाकों की आवाज सुनी गई है। देर रात खार्किव में कई जगहों पर हमले को लेकर खबरें आई हैं। धमाके से खार्किव का इलाका कैसे दहल उठा, देखिए। खार्किव से ये खबर थी, लेकिन इधर खेरसौन से भी खबर आ रही है। खेरसौन में रूसी हथियारों की खेप मिली है। यूक्रेनी फौज ने रूसी हथियारों पर कब्जा किया। खेरसौन से निकलते वक्त गोला बारूद छोड़ गई थी रूसी फौज। तो
खेरसौन में लगातार एक तरीके से कहिए कि विड्रॉल के बाद से ये सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, जिसमें माइंस को डिफ्यूज करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, लेटेस्ट तस्वीरें हैं TV9 भारतवर्ष पर कि हथियार भी जो रूसी सेना ने छोड़े थे उनको सीज किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। गोला बारूद छोड़कर रूसी फौज यहां से चली गई थी और वो अब यूक्रेन की फौज के हाथ लगा है। ये तस्वीरें खेरसौन की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रूसी हथियारों का जखीरा मिला है यूक्रेनी सेना को। कुछ बोलना चाह रहे थे थापर सर आप? जी हाँ, जब कोई विड्रॉल करता है, अगर बड़े तरतीब से करे तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाता। ये जखीरा जो मिला है रशियन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद, ये दिखाता है कि वो प्लान्ड विड्रॉल नहीं थी, बड़ी हेस्टी विड्रॉल थी और उसमें इसीलिए ये छोड़ गए हैं पीछे सामान। बाली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा होगी। पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल चेंज को लेकर भी बात होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा होगी, ये पीएम मोदी का कहना है। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करूंगा, ये भी पीएम मोदी का कहना है। तो आपको बता दें 10 देशों के प्रमुखों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम तय है। आज इंडोनेशिया के बाली रवाना होना है प्रधानमंत्री मोदी को, जिससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सामने आया। तो पीएम मोदी का बाली का जो कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी आपको दे दें। बाली में G20 का समिट होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा है बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी चर्चा होने वाली है। जो राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होने वाले हैं उनके साथ, तो जो बाली का कार्यक्रम है उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके हम सामने रखने जा रहे हैं। सुपर 20 एट बाली, तो क्या आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है उसको समझिए जरा। आज शाम 7:30 बजे बाली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्या कार्यक्रम रहेगा देखिए, आज रात 8 बजे न्यूसा डुआ होटल वो पहुंच जाएंगे। इसके बाद 15 नवंबर सुबह 6:50 पर अपूर्वा केम्पिंस्की पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तो कैसे कार्यक्रम रहने वाला ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है, चूंकि आप तो वहां पर मौजूद हैं, तफसील से बताइए जरा। जरूर प्रतिमा, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता रहूं, साथ ही मेरे कैमरामैन कपिल दर्शकों को यहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से बाली में तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले मेरे पीछे देखिए, पूरी तरह से शहर को अलग कर दिया गया है बैरिकेडिंग करके, इस बात को इंश्योर करते हुए कि किस तरह से जो जितने भी टॉप 20 लीडर्स यहाँ पर आएंगे उन सभी के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। जाहिर सी बात है कि कोई छोटा समिट नहीं है, यहाँ पर विश्व के सबसे जो शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा सुरक्षित लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं। और विशेष तौर पर जो इस्तांबुल में कल ब्लास्ट हो उसके बाद से, क्योंकि टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन भी यहाँ पर जस्ट कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर लैंड कर चुके हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरी तरह से बाली शहर को एक किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। और मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे, यहाँ पर किसी भी व्हीकल की मूवमेंट के लिए विदाउट द प्रॉपर एक्रेडिटेशन, विदाउट प्रॉपर पास, बिल्कुल भी किसी भी तरह के जो नागरिक हैं यहाँ पर उन्हें भी एंट्री नहीं है। नाउ इस डिस्क्रिप्शन के साथ ही मैं आपने जो पीएम का स्केड्यूल की बात की है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वो इसलिए क्योंकि जनरली मैंने नहीं देखा है कि पीएम 2 या फिर 2 से ज़्यादा दिन किसी भी मल्टीलैटरल फोरम पर रहे। इनफैक्ट 2 महीने पहले एससीओ में वो केवल कुछ घंटों के लिए आए थे, एक पूरा दिन भी नहीं था। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा महत्व रखता है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर लगभग पूरे के पूरे 48 घंटे बिता रहे हैं। और उस शेड्यूल को देखकर भी समझ में आता है कि चाहे वो इंडियन कम्युनिटी का इवेंट हो या फिर बायलैटरल्स हो, द्विपक्षीय वार्ताएं, वो सभी की सभी 16 तारीख को रखी गई हैं, यानी कि दूसरे दिन। कल जो होने वाला है उसमें जो G20 के फॉर्मल, चाहे वो सेरेमोनियल वेलकम हो
जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट खुद करेंगे। उसके बाद में 2-3 अलग अलग सेशंस हैं, हेल्थ पर, एनर्जी पर, फूड क्राइसिस पर, इन सभी पर जो G20 के लीडर्स हैं वो चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक वर्किंग लंच है, वो भी G20 के प्रोग्राम का हिस्सा है। जल्द वापस उसके बाद में बड़ी बातें आपने बताई, इंडियन 45 कम्युनिटी घंटे से ज्यादा वक्त, 10 बड़े नेताओं से मुलाकात, 20 कार्यक्रम, उसी के तहत एक बार इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को यहाँ पर दे दें। आपके पास वापस आती हूँ। बड़ी बात आपने बताई, फोकस रहने वाला है फूड, एनर्जी और सिक्योरिटी पर। लेकिन उससे पहले इस G20 मिशन, प्रधानमंत्री मोदी के दम को लेकर एक डिटेल, जहां इंडोनेशिया में करीब 45 घंटे तक प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं, 20 कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं और 3 प्रमुख सत्र में भी होने वाले हैं शामिल। बड़ी बातें, फोकस रहने वाला है खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य तंत्र पर। मुख्य तौर पर 10 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री करने वाले हैं संबोधित। लेकिन इस बीच आशीष, सवाल यही आपसे, किन किन से होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात? और तय रूप पर अगर देखें तो यहां जिनपिंग और प्रधानमंत्री की मुलाकात को लेकर क्या बड़ी खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ में अभी कोई भी द्विपक्षीय वार्ता तय नहीं हुई है। इनफैक्ट अगले कुछ ही मिनटों में दर्शकों को हम ये डिटेल में बता पाएंगे कि किस किस के साथ में द्विपक्षीय वार्ता तय हुई है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक केवल 5 से 6 देशों के साथ में द्विपक्षीय वार्ता तय हुई है। उसमें सिंगापुर है, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें फ्रांस है, उसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि 20 लीडर्स यहाँ पर हैं और क्योंकि G20 का खुद का एक अपना शेड्यूल होता है, उसके बाद दोनों देशों के जिन्हें भी द्विपक्षीय वार्ता करनी होती है उनके लीडर्स का समय मैच कर पाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है और इसीलिए लास्ट मिनट तक इनफैक्ट कुछ मिनटों पहले यहाँ पर लाइव आने से पहले मैं हमारे सूत्रों से बात कर रहा था विदेश मंत्रालय में। उन्होंने कहा कि अभी भी लास्ट मिनट चर्चा चल रही है कि किन किन के साथ में द्विपक्षीय वार्ता होगी। केवल 4 से 5 अभी तय हो पाई है, लेकिन कम से कम 10 और द्विपक्षीय वार्ताओं पर बातचीत चल रही है, जो कि अगले कुछ घंटों में आप मान के चलिए क्षणों में और तय हो ज्यादा जाएंगी। ये क्लैरिटी मिल जाएगी। कब बिल्कुल आशीष, आप बड़ी बात कह रहे हैं, कुछ ही पलों में ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि किन किन के साथ ये बायलैटरल टॉक्स होंगे। लेकिन G20 एक ऐसा समूह जिस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, ऊर्जा से लेकर पर्यावरण तक तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। और इंडोनेशिया के बाली में आप डिफेंस एडिटर आशीष सिंह को देख रहे हैं, उन्होंने भारतीय राजदूत से बात की है। सुनिए उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। कम्युनिटी इवेंट हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी के जो भी वो कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर होता है। यहाँ पर भी आई एम श्योर कोई कम्युनिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया होगा, उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ प्लान किया गया है, क्या स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या कुछ हमें देखने मिलेगा? प्रधानमंत्री जी का यहाँ G20 समिट के लिए आना हुआ और इसके कारण उनका प्रोग्राम, उनका कार्यक्रम बहुत ज़्यादा व्यस्त है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कम्युनिटी इंटरैक्शन के लिए एक समय निकाला। यह हम सब के लिए बहुत आभार व्यक्त करने वाला विषय है। यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो लगभग 1,60,000 की स्ट्रेंथ में है, जो मेनली सुमात्रा, जावा और बाली के द्वीपों में रहता है। बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो बैंकिंग में हो, फाइनेंस में हो, इंश्योरेंस में हो, कंसल्टेंसी में हो, फिनटेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह में इन भारत के लोग यहाँ काफ़ी हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर भारतीय समुदाय से मिलने के लिए समय दिया। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय बहुत ज़्यादा उत्साहित है। हम देखते हैं कि हर आदमी इस बात को लेके बहुत खुश है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और वो उनसे बात करेंगे। चूँकि भारत में जो आर्थिक सुधार हुए हैं और तेज़ी आई है, विश्व में जो भारत की साख बढ़ी है, इन सब के पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और उनका इफ़ेक्टिव कार्यान्वयन जो हुआ है उसका बड़ा हाथ है। रफली बॉलपार्क फिगर, एक रेंज एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल? हम लगभग 800 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे VIP सिक्योरिटी के कारण बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। और इस बीच एक और अपडेट अब अमेरिका के टारगेट पर। रूस की सप्लाई लाइन मिलिट्री टेक्निक को लेकर नए बैन लगाएगा अमेरिका। रूस से तकनीक साझा करने पर प्रतिबंध
अमेरिका की तरफ से लगाया जाएगा तो रूस को घेरने की एक और तैयारी अमेरिका की तरफ से। हालांकि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका के सैंक्शंस को, अमेरिका के बैन्स को लेकर हमेशा सवाल उठते कि क्या वाकई में युद्ध को रोकने, स्लो डाउन करने या रूस को कहीं से भी मजबूर करने में ये सैंक्शंस कामयाब रहे हैं क्या? ये एक बहस है इस वक्त ग्लोबल, लेकिन अमेरिका फिर भी इस तरह के कदम उठा रहा और ये उसी से जुड़ी एक अहम खबर है। तो अमेरिका की नई रणनीति है सैंक्शंस को लेकर, जरा उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। और देखिए किस तरीके से ये रणनीति फिर से अपनाई जा रही है, फिर से उन देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है जो एक तरीके से रूस के साथ तकनीकी सहयोग में है। तो क्या वाकई में ऐसे देशों पर असर पड़ेगा, रूस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले उस अमेरिकी रणनीति की बात जो रूस के खिलाफ है। जी हां, यूक्रेन को हथियार दिए हैं अमेरिका ने, अमेरिका की तरफ से लगातार मदद की जा रही है और इसमें एजेंडा क्या है? तकनीक और ताकत का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ये इस मदद के जरिए। और पुतिन को विलेन बताया जा रहा है लगातार अमेरिका की तरफ से, ताकि ग्लोबली कम से कम उनको एक कलर में पेंट किया जा सके। एजेंडा क्या है? रूस को अलग थलग करना पूरे दुनिया से। लेकिन हमने देखा है कि हर ग्लोबल मीटिंग में ये नीति कामयाब नहीं हो पाई है और व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो सैंक्शंस की जो पॉलिसी है अमेरिका की, उसका भी असर क्या हुआ है? रूस की सप्लाई लाइन को ठप करने की पूरी कोशिश है। एक्शन क्या अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे? यूरोपीय देशों को साथ लिया है हर एक्शन में और जंग को यूरोप वर्सेस रूस बनाने और दिखाने की ये कोशिश अमेरिका की तरफ से डे वन से है। क्या रूस की, अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया गया? रूसी एनर्जी पर ऐतराज जताया गया और याद करिए कि भारत को लेकर भी ये ऑब्जेक्शन कई फोरम पे दिखाने की कोशिश की गई है। एनर्जी मार्केट पर रूसी दबदबे को खत्म करने की ये भी एक कोशिश है कि रूस को भी इस मामले में इस मार्केट से अलग थलग कर दिया जाए। बातें ज्यादा, युद्ध रोकने की कोशिश कम की गई है, पीस की बातें होती है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध में घी डालने का काम लगातार चल रहा है हथियारों की सप्लाई की तरफ से। इसके पीछे का एजेंडा क्या है कि बिना लड़े ही रूस को कमजोर करना और कहीं ना कहीं एक इस स्थिति में अमेरिका थोड़ा बहुत कामयाब है कि रूस को लगातार वॉर में इंगेज किए हुए है यूक्रेन की मदद करके।